Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. I am Sundas Khan, your lecturer for the course of English 3. Lecture. In this lecture we will discuss the different types of essays. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट लेक्चर में कि डिफरेंट टाइप्स हैं एसेज की। मतलब एक एसे को या एसेज को हम डिफरेंट स्टाइल्स से जो है वो लिख सकते हैं। तो अब वो हम डिफरेंट स्टाइल्स कौन से हैं, डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस किस तरह से एक ऐसे को लिख सकते हैं, या आप एक ऐसे को किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने एक ऐसे को कौन से स्टाइल में लिखना है। मीन्स कि आपने उसको डिस्क्राइब करना है या आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स देने हैं, आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, किस तरह से आपने ये सब कुछ जो है ये चीज़ें आपको किस तरह से पता चलेगा कि आपको कौन सा ऐसे या कौन सा टॉपिक जो है वो किस स्टाइल में लिखना है। तो हम फोकस यही करेंगे कि हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमें किस किस तरह का टॉपिक जो है वो किस किस स्टाइल में लिखना है। तो नंबर 1 ये है, हमारी जो टाइप है वो नरेटिव एसेज है। इसमें आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा, नरेट करनी होती है, कोई भी चीज़ आपने बतानी होती है। आपने ऐसे नरेटिव एसे में अक्सर ऐसे होता है कि आप इस तरह से राइट करते हो जिस तरह कि आप स्टोरी बता रहे हो कोई क्योंकि नरेट हम लोग जब करते हैं तो हम कोई स्टोरी, कोई एक्सपीरियंस, कोई आप कह सकते हो कोई आपने इवेंट देखा है, आप उसकी डिटेल बता रहे हो तो आप उस तरह से बताएंगे। तो अगर हम बात करें नरेटिव एसेज में क्या क्या कुछ होता है, तो नरेटिव ऐसे होता है ये डिस्क्राइब करता है कोर्स ऑफ इवेंट्स, और ये जो है ये फर्स्ट पर्सन में भी लिखा जा सकता है, और ये प्रेजेंट, ये जो है फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट और फर्स्ट पर्सन पास्ट, दोनों इसके जो टेंसेज हैं, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट के लिहाज से भी लिखा जा सकता है और फर्स्ट पर्सन पास्ट टेंस में भी ये लिखा जा सकता है। और अगर हम सेकंड बात करें तो सेकंड ये है कि ये हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता। मीन्स के नंबरिंग 1 फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली इस तरह हमेशा नहीं होता, लेकिन अक्सर आप इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। यानी कि आप अपना डेवलप इस तरह से कर सकते हैं ऐसे कि जो पर्सन है जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट है, ये फर्स्ट पर्सन पास्ट टेंस से जो सा भी टेंस यूज कर रहा है, तो वो इस तरह से बताए कि सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस या रिफ्लेक्शंस वो आपको दे। ठीक है, ये देखें स्टोरी अबाउट अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, हमेशा अक्सर ज़्यादातर जो होता है ये नरेटिव एसेज जो होते हैं ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस की जो स्टोरी होती है आप वो नरेट करते हो। और क्या होता है, चैलेंज स्टूडेंट्स टू राइट अबाउट देमसेल्व्स, मीन्स कि आपसे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, आपसे रिलेटेड कोई रिफ्लेक्शन है, आपसे रिलेटेड कोई इवेंट है जिसको आप को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है, तो आप उसको नरेटिव स्टाइल में लिखेंगे। इन्वॉल्व रीडर बाय मेकिंग स्टोरी विविड, मीन्स कि आप जो हो आपने हमारा राइटिंग का कोई भी टाइप की राइटिंग हो उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हमने अपने रीडर को अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व करना है। मीन्स कि हमने रीडर के लिए अपनी राइटिंग में इंटरेस्ट पैदा करना है। तो जब आप अपनी स्टोरी को विविड बनाओगे ना, मीन्स कि आप उसके अंदर सस्पेंस या आप उसके अंदर कुछ इस तरह से डिटेल बताओगे कि उसका जो क्लाइमैक्स है, जो उसका एंड है वो एंड तक आना है, बाद में आना है, तो आपका रीडर जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। आपका रीडर जो है वो उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा, जो कि हमारा मेन बेसिक जो है वो मकसद है। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मे बी रिटन इन फर्स्ट पर्सन प्रेजेंट और फर्स्ट पर्सन पास्ट टेंस। आप इसे फर्स्ट पर्सन के लिहाज से प्रेजेंट टेंस में भी राइट कर सकते हैं और फर्स्ट पर्सन के लिहाज से पास्ट टेंस में भी राइट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप टॉपिक को किस तरह से डेवलप कर रहे हो, उसे किस तरह से राइट कर रहे हो। अब जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि कुछ एसेज हैं जिन्हें आप नरेटिव स्टाइल में लिखते हैं, आप उन्हें इस तरह से ही लिखते हैं कि आप नरेटिव स्टाइल में उनको आप एक्सप्लेन करते हो कि कोई भी इवेंट, कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी रिफ्लेक्शन जो है वो आप उसे एक्सप्लेन करते हो, तो वो नरेटिव स्टाइल होता है। तो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, अगर इस तरह का आपको कोई ऐसे आ जाता है, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट स्कूल, या माई फर्स्ट डे एट यूनिवर्सिटी, मीन्स इस तरह का, माई फर्स्ट डे एट वर्क, या फिर आप पिकनिक पार्टी इस तरह का, या मीन्स के इस तरह के अगर कोई विजिट टू लाहौर आ जाता है, इस तरह के अगर आपको एसेज आते हैं, या विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस अगर आपको आ जाता है, इस टाइप के जब आपको एसेज आएंगे तो आपने उनको नरेटिव स्टाइल में लिखना है, क्योंकि आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना। आप कोई भी चीज़ जो है वो रियल लाइफ, एक तो आप एक्सपीरियंस बता रहे हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ये आपका, और ये आप जो है ये आप
अपने बारे में बता रहे हैं। ये हम लोग जो हो, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये अपने बारे में जो है अपने कि अपना एक्सपीरियंस उनका क्या है, कि अपनी उनकी जो है एक इवेंट उन्होंने एक इवेंट पे वो गए, वो इवेंट उनके लिए कैसा था, तो वो आपने अपने स्टाइल से लिखना है। तो इस टाइप के जो एसेज होते हैं वो हम नरेटिव स्टाइल में लिखते हैं, या हम उन्हें नरेटिव एसेज कहते हैं, जिसके अंदर हम लोग रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बताते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने वो एक्सपीरियंस किया हो सकता है आप कभी किसी पिकनिक पार्टी पर नहीं गए, लेकिन आप नहीं गए इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी नहीं गया। तो आपको उसको राइट इस तरह से करना है कि वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस लगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपका जो मेन मकसद है, जो मेन आपका एक कह सकते हैं ना एम है राइटिंग का, ऐसे का, वो ये है कि आपने अपने रीडर को अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल में राइटिंग करते हैं, किस स्टाइल में आप ऐसे लिखते हैं कि आपका रीडर जो है वो आपकी राइटिंग में इंटरेस्ट ले और वो उसको एंड तक रीड करे। सेकेंड टाइप अगर हम ऐसे की बात करें तो वो है डिस्क्रिप्टिव एसेज। डिस्क्रिप्टिव एसेज के अंदर अब आप देखेंगे हम क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं, हम कोई भी पिक्चर को पेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पर्सन की डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि उसने जो है, अगर हम आपने बल्कि कोई बहुत ज़्यादा आपने कोई ड्रामा देखा हो तो उसके अंदर दिखाया जाता है, जब भी कोई हीरो की एंट्री होती है तो आपने देखा होगा सबसे पहले उसके शूज़ दिखाए जाएंगे, फिर उसकी आपको जो है वॉच दिखाई जाएगी, देन आपको उसकी बैग दिखाएंगे, फिर आपको उसका मोबाइल दिखा देंगे और लास्ट में आपको उसका जो है वो फेस दिखाया जाता है। या अगर आप बुक में कहीं भी रीड करें तो उसमें जब आपको एक हीरो की डिस्क्रिप्शन दी जाती है या विलन की डिस्क्रिप्शन दी जाती है तो आपको बताया जाता है कि उसने शूज़ उस ब्रांड के पहने हुए थे, या उसने जो उसके जो सूट है वो उस ब्रांड का है, उसकी वॉच जो थी वो उसकी उस ब्रांड की थी, और उसके जो ग्लासेस थे वो उस ब्रांड के थे। और देन इस तरह से एक इमेज क्रिएट किया जाता है कि वो 6 फीट टॉल है, वो स्मार्ट है, वो जो है आप कह सकते हैं उसका जो हेयर कलर है वो डार्क ब्लैक है, उसका जो स्किन कलर है वो आप कह सकते हैं पेल है। तो इस तरह से एक पूरी की पूरी जो डिस्क्रिप्शन दी जाती है, एक पिक्चर क्रिएट की जाती है, एक पिक्चर पेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ आप कह सकते हैं कि वर्ड्स। हम वर्ड्स को यूज़ करके एक पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं, इमेज बनाते हैं माइंड में रीडर के कि क्या चीज़ है, चाहे वो पर्सन की हम इमेज बना रहे हैं या हम पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं, लोकेशन का भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट का और इवेंट का भी। अगर लोकेशन की बात करें तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपने किसी भी हॉरर जो है एक लोकेशन या एक इमेज क्रिएट करना है हॉरर लोकेशन का, तो सिंपल सी बात है, आप सिंपली कहेंगे कि बहुत ज़्यादा रात थी और आप कह सकते हैं कि बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी और सारा इलाका सुनसान था, वहाँ कोई भी नहीं था। अचानक से आंधी आती है, तेज़ हवा चलने लग जाती है बारिश के साथ साथ, और कह सकते हैं आपके मीन्स के वहाँ सिग्नल भी नहीं थे, आपका मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था, और अचानक से आपको पीछे से आवाज़ आती है। मीन्स कि आपने हॉरर एक डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी ना किसी भी चीज़ की, तो इस तरह से आप लोग लोकेशन की भी ईजिली क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की भी बना सकते हैं, इवेंट की भी बना सकते हैं। कम्युनिकेट डीपर मीनिंग थ्रू द डिस्क्रिप्शन। इसमें होता क्या है, हम ये करते हैं कि हम डिटेल ऑफर करते हैं, इतनी टू एनेबल द रीडर टू इमेजिन द आइटम डिस्क्राइब। मीन्स कि हम लोग डीपर मीनिंग जो देते हैं थ्रू डिस्क्रिप्शन, उसका मतलब ये है कि हम डिटेल दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। मीन्स के विद द यूज़ ऑफ वर्ड्स, हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं और एक डिटेल इमेज, एक डिटेल पिक्चर क्रिएट करते हैं ताकि एक डीपर मीनिंग मिले हमारे रीडर को कि आखिर हम लोग क्या लोकेशन या क्या पर्सन या क्या इवेंट बताना चाह रहे हैं, हम क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। जब तक आपको एक कहते हैं ना, एक आपको एक पिक्चर आपके लिए क्रिएट नहीं की जाएगी, आपको एक इमेज नहीं पहुंचाया जाएगा, आपके माइंड में एक इमेज खुद ब खुद वर्ड से क्रिएट नहीं होगा, तब तक आपको कोई चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। यूज़ कलरफुल वर्ड्स एंड सेंसरी डिटेल्स। मीन्स के आप डिफरेंट तरह के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी है आप उतने अच्छे वर्ड्स को यूज़ करें और एक ही वर्ड को बार बार यूज़ ना करें। आप सिनोनिम्स यूज़ करें, एंटोनिम्स यूज़ करें, डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करें। सेंसरी डिटेल्स का मतलब यह है कि आपको तमाम डिटेल्स देनी होगी। वॉइस मीन्स के अगर वहाँ पर बारिश है तो बारिश की आप जो आवाज़ होती है वो आप क्रिएट करें। अगर वहाँ बिजली है तो बिजली के लिए कोई आवाज़ जो होती है वो, अगर दरवाज़ा है, दरवाज़ा खुल रहा है या बंद हो तो एक करके आवाज़ आती है। इस तरह का इमेज भी दे सकते हैं। आपको हर चीज़ बतानी है क्योंकि आप एक लोकेशन अगर क्रिएट कर रहे हो, एक इमेज क्रिएट कर रहे हो, तो वो इमेज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए रीडर की इमेजिनेशन के लिए, ताकि रीडर जो है वो कंप्लीटली एक चीज़ को इमेजिन कर सके, एक पिक्चर को क्रिएट कर सके। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि इस तरह के डिस्क्रिप्टिव एसेज आप किस स्टाइल में लिख सकते हैं। देखें जी, माई रूम,
a visit to a hospital or a tree in my backyard। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको मैं a visit to a hospital ऐसे राइट करने के लिए देती हूँ तो आप किस तरह से लिखेंगे कि आप रोड पर गए या आपने इतने किलोमीटर का ट्रैवल किया, आप जब हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ बहुत रश था, बार बार एम्बुलेंस आ रही थी, पेशेंट्स अंदर जा रहे थे, वहाँ ब्लड ही ब्लड था, और यू कैन से कि वहाँ पे जो रिलेटिव्स थे उनका बहुत ज़्यादा ग्लूमी मूड था, तमाम लोग बहुत परेशान थे। लेकिन एक साइड पे आपको कुछ लोग बहुत ज़्यादा जॉयस नज़र आ रहे थे, बिकॉज वो जो था आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो आपके मतलब जो बच्चे जो न्यू बॉर्न जो बेबीज़ हैं वो वहाँ पर पैदा हो रहे थे और उनके जो रिलेटिव्स थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मीन्स कि आपने इमेज क्रिएट करना है ना, तो आप किसी भी तरह से कोई भी इमेज क्रिएट कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ वर्ड्स। और जितनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, जितने वर्ड्स अच्छे होंगे, जितनी आप लोग डिटेल दोगे, डीपर मीनिंग दोगे, उतना ही ज़्यादा इमेज आपका अच्छा क्रिएट हो जाएगा। एक्सपोजिटरी एसेस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपोजिटरी एसेस जो होते हैं ये हम लोग जब करते हैं ये एक्सप्लेन करते हैं या डिफाइन करते हैं यूजिंग फैक्ट्स और स्टैटिक्स। अभी जो भी बात हम लोग ने की वो तमाम बातें वो थी कि हम लोग या तो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं या फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वर्ड्स को यूज़ करते हैं टू क्रिएट अ पिक्चर, टू पेंट अ पिक्चर। लेकिन एक्सपोजिटरी एसेस में क्या होता है कि हम लोग फेयर और बैलेंस एनालिसिस बताते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, और रीडर को हम फैक्ट्स बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। मींस कि हम लोगों ने एक फेयर बैलेंस क्रिएट करना है। हम लोगों ने एक आप कह सकते हैं एक जो एनालिसिस हम दे रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हमारी फेयर होगी, ठीक है। हम यूज़ करेंगे फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकते। और इस एक्सपोजिटरी एसेस के अंदर वाइड रेंज ऑफ एसेस आ जाते हैं। जिस भी चीज़ में आपको फैक्ट्स और फिगर्स देने होंगे, जिस भी चीज़ में आपको एक आप कह सकते हैं बैलेंस क्रिएट करना होगा दो पॉइंट्स के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान, तो वो एक्सपोजिटरी एसेस होंगे। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट एसेस आ जाते हैं एक्सपोजिटरी एसे में। कॉज एंड इफेक्ट एसेस जो हैं ये भी एक्सपोजिटरी एसेस में आते हैं। और अगर आपको कहीं कोई प्रोसेस बताना हो, किसी भी चीज़ का प्रोसेस आपने बताना है तो वो भी एक्सपोजिटरी एसेस के अंदर ही आएगा। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक दिया गया जिसमें हाउ टू मीन्स कि कोई काम किस तरह से हुआ आपने वो एक्सप्लेन करना है तो वो भी एक्सपोजिटरी एसेस के अंदर ही आता है। मीन्स को उसके अंदर भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने पड़ेंगे, आपको एक क्लियर बैलेंस बताना पड़ेगा, बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा चीज़ों के दरमियान, सब्जेक्ट्स के दरमियान, और ताकि रीडर जो है आपका वो अपनी ओपिनियन खुद क्रिएट करे। आपने एक्सपोज कर देना है एक चीज़ को कम्प्लीटली अपने रीडर के सामने, आपने फेयर बैलेंस रखना है, आपने अपनी ओपिनियन ऐड नहीं करनी उसमें। आपके पास जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं आपने वो ही रीडर को बताने हैं। इससे क्या होगा, जब आपका बैलेंस क्रिएट, आप एक फेयर तरीके से फैक्ट्स एंड फिगर्स अपने रीडर को बता रहे हैं, फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स, तो क्या होगा कि इस चीज़ से रीडर अपना खुद एक ओपिनियन जो है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। एक खुद ओपिनियन उसकी क्रिएट हो जाएगी कि वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या सोचता है या उसकी क्या ओपिनियन बनती है, ठीक है। हम यहाँ पर यही बात है राइटिंग टू इन्फॉर्म, हम राइट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए या बताने के लिए कोई चीज़, हम परसुएड नहीं कर रहे। अगर हम लोग क्लियर बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे और हम अपनी मर्जी से जो चीज़ हमें पसंद है हम उसके ज़्यादा फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं, स्टैटिक्स बताते हैं, या उसके हम लोग ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अच्छाइयाँ उसकी बता रहे हैं और उसकी बुराइयाँ, क्योंकि हमें वो जो चीज़ है वो हम उस टॉपिक पे हम खुद बात करना चाह रहे हैं, या हम जो है खुद उसकी एक साइड हम उसकी साइड ले रहे हैं, हम फेयर बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे। तो जो फिर रीडर की ओपिनियन जो है वो हम परसुएड कर रहे हैं, हम लोग रीडर को परसुएड कर रहे हैं। आपने रीडर को परसुएड नहीं करना, आपने रीडर को जस्ट इन्फॉर्म करना है, आपने एक टॉपिक को एक्सपोज करना है, उसको कम्प्लीटली जितने फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स आपके पास हैं वो बताने हैं, और आपने एक फेयर बैलेंस जो है ना वो रीडर के सामने जो है उसको देना है, ताकि वो खुद अपनी ओपिनियन जो है वो क्रिएट कर सके। अगर हम इसके एसे की बात करें कि एक्सपोजिटरी क्या है, कौन सी एग्जांपल हो सकती है, तो इसके अंदर सिंपल सी एग्जांपल है रिलीजन इन एजुकेशन। इसके ऊपर अगर आप इस तरह का एसे आता है आपको तो ये आप एक्सपोजिटरी जो है वो स्टाइल में ये उसको आप एक्सपोजिटरी ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी कर सकते हैं इसमें, कॉज और इफेक्ट भी बता सकते हैं कि रिलीजन की वजह से एजुकेशन या एजुकेशन की वजह से क्या एजुकेशन के कॉजेज हैं और उसका क्या रिलीजन के ऊपर इफेक्ट है, या क्या रिलीजन के का इफेक्ट जो कॉजेज थे, रीजन का जो कॉजेज हैं वो रिलीजन के वो एजुकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे हैं।
या अगर आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट है तो आप रिलीजन और एजुकेशन दोनों का कंपेयर और कंट्रास्ट भी कर सकते हो, फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हो। तो आप लोग जस्ट इन्फॉर्म करने के लिए चीज़ बताएंगे, परसुएड नहीं करेंगे। रीडर अपनी ओपिनियन जो है वो खुद क्रिएट करेगा। नेक्स्ट अगर हम परसुएसिव एसेस की बात करते हैं तो परसुएसिव एसेस का आपको पहले ही पता चल गया होगा कि इसके अंदर हम राइटर की एबिलिटी होती है कि वो किस तरह से ऑडियंस को कन्विंस करता है। राइटर की एबिलिटी है कि वो ऑडियंस को किस तरह से कन्विंस करता है अपने आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए और अपने कंक्लूजन को भी एक्सेप्ट करने के लिए। मींस के ये आपका राइटिंग स्टाइल है कि आप लोग किस स्टाइल में और कितना अच्छा लिख रहे हो, कितने अच्छे फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स दे रहे हो कि जो आप बात कर रहे हो, जिस चीज़ पे, जिस पॉइंट पे आप जो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने ऑडियंस को, अपने रीडर को, आपका ऑडियंस और आपका रीडर जो है वो उस चीज़ पे आपके आर्ग्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहा है और आपकी कंक्लूजन भी एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ मैंने आपको एग्जांपल दिया है इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन ह्यूमन बॉडी। अब इसके अंदर देखें, अगर हम लोग अगर रीडर फॉर एग्जांपल राइटर जो है वो इस तरह से लिख रहे हैं कि अल्कोहल का जो इफेक्ट है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो ह्यूमन बॉडी को तबाह बर्बाद कर रहा है, या अल्कोहल की वजह से हमारे लंग्स ख़राब हो जाते हैं, वट एवर इट इज़, हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट आता है इसका। तो ये आपको फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स के साथ बताना होगा और आपको अपनी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो इस तरह से देनी होंगी कि आपकी आर्ग्यूमेंट्स और आपकी कंक्लूजन जो है वो रीडर एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर कोई एक और राइटर है जो कहता है कि अल्कोहल जो है वो मेडिसिन में यूज़ होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, डिजीज़ से जो है आप कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन में यूज़ हो रहा है डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो वो जिस तरह से फैक्ट्स एंड फिगर्स देता है वो भी इसी तरह से देगा कि उसके आर्ग्यूमेंट्स मजबूत हों ताकि उसकी कंक्लूजन जो है वो एक्सेप्ट की जा सके बाय ऑडियंस और रीडर्स। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से टॉपिक को चूज करके किस तरह से उसके ऊपर अपना राइट करेंगे। ऐसे राइट टू कैच रीडर्स माइंड एट वंस। परसुएसिव एसेज में क्या होता है, वैसे तो हर टाइप ऑफ एसे में आपने क्या करना है, आपने रीडर का इंटरेस्ट लेना है ताकि वो आपकी राइटिंग को एंड तक रीड करे। लेकिन परसुएसिव एसेज में क्या होता है कि यहाँ पर आपको राइटर की ये कोशिश होती है कि फ़ौरन स्टार्टिंग से ही वो रीडर का माइंड किसी तरह से अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व करे, कैच करे, ताकि जो वो स्टार्टिंग से ही उसको अपने पॉइंट पर जो उसकी ओपिनियन है राइटर की उसके ऊपर कन्विंस कर सके। ओपिनियन शुड बी बैक्ड अप बाय सपोर्टिंग डिटेल्स। जाहिर सी बात है, जब तक आपके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड नहीं होंगे तब तक वो आपको, आपका जो रीडर है वो पढ़ने के बाद भी आपकी ओपिनियन से परसुएड नहीं होगा। जब आप वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स हर चीज़ एक प्रोवाइड करेंगे अपने जो आपकी ओपिनियन है उससे रिगार्डिंग, तो ही आप अपने रीडर को जो हो माइंड को वो कैच कर सकोगे, उसे इन्वॉल्व कर सकोगे अपनी राइटिंग में। तो जो एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन ह्यूमन बॉडी, इस तरह के जो एसेज आएंगे इसको अब आप किस तरह से टैकल करते हैं आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो भी पॉइंट है, जो भी स्टांस आप ले रहे हो इस तरह के टॉपिक के ऊपर, आपने कोशिश करनी है कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स इतने वैलिड हों, सपोर्टिंग डिटेल्स हों और कंक्लूजन आपकी इस तरह की हो कि आपका रीडर जो है वो आपकी बात से परसुएड हो जाए, आपके स्टांस के परसुएड हो जाए। अगर हम डिस्कर्सिव एसेज की बात करते हैं तो डिस्कर्सिव एसेज में क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टिगेट करनी होती है एन आर्ग्यूमेंट बाय ऑफरिंग टू अपोजिंग पर्सपेक्टिव्स। मींस के आपको दो पॉइंट आप बताते हैं इसके अंदर डिस्कर्सिव एसेज के अंदर। इट इज़ अ practical method of establishing the writer's opinion on a topic and persuading one's stance by exploring the reasons why each view may or may not be valid. हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम देते हैं बैलेंस्ड स्टांस देते हैं ऑफ सब्जेक्ट। हम लोग एक बैलेंस क्रिएट कर देते हैं सब्जेक्ट का। हमारा जो स्टांस है ये न्यूट्रल है। हम कोई भी चीज़, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई, हम किसी भी चीज़ की साइड लेने की कोशिश नहीं कर रहे। हम जो है एक न्यूट्रल सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट के ऊपर राइट ज़रूर कर रहे हैं। हम लोग दो ओपिनियंस जो हैं, हम लोग अपोजिंग पर्सपेक्टिव्स बता ज़रूर रहे हैं कि ये भी हो सकता है पॉइंट और ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो स्टांस है, हमारी जो ओपिनियन है, हमारी ओपिनियन न्यूट्रल है। हम कोई भी जो है वो किसी भी एक साइड पार्टी, आप कहते हैं किसी भी एक पार्टी की साइड नहीं ले रहे। हम उनके हाथ में ज़्यादा फैक्ट्स और फिगर्स नहीं देंगे। हम दोनों के इक्वल फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे ताकि हमारा स्टांस जो है वो न्यूट्रल रहे। हमने जो चीज़ क्रिएट करनी है वो बैलेंस क्रिएट करना है दो डिफरेंट चीज़ों के दरमियान, और हमने अनबायस्ड और इंफॉर्मेटिव आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। मीन्स कि हमने किसी भी चीज़ के साथ मतलब टॉपिक के साथ बायसनेस नहीं दिखानी कि हमने अपनी ओपिनियन या बायसनेस या फेवर शो नहीं करना। हमने इंफॉर्मेटिव आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग जो है, हम लोग अपने रीडर को, जो आप कह सकते हैं कि
अनबायस्ड इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, ताकि राइटर जो है वो अपनी ओपिनियन जो है वो परसुएट तो नहीं कर रहा ना, राइटर जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, वो आपको एक चीज का हर आप कह सकते हैं कि गुड पॉइंट्स भी बता रहा है, बैड पॉइंट्स भी बता रहा है। और इससे क्या है कि सिंपल सी बात इतनी सी है सिर्फ कि हम लोग एक्सप्लोर करते हैं एक टॉपिक को कम्प्लीटली, कि ये जो हम बता रहे हैं, ये जो व्यू है, ये वैलिड भी हो सकता है और ये वैलिड नहीं भी हो सकता। और हम क्या करते हैं कि परसुएडिंग वन स्टांस बाय एक्सप्लोरिंग द रीजन व्हाई ईच व्यू मे और मे नॉट बी वैलिड, मींस कि हम लोग एक टॉपिक के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे। अब ये अलग बात है कि वो जो स्टांस है, जो राइटर का, जो रीडर का स्टांस है, वो वैलिड होता है या नहीं होता, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है। हमारा जो लिंक है वो ये है कि हमारा स्टांस न्यूट्रल होगा, हम अपनी काम जो है वो मेंटेन करेंगे और हम एक अनबायस्ड और इंफॉर्मेटिव जो है आर्गुमेंट वो हम प्रेजेंट करेंगे अपने रीडर के लिए। और हमारा रीडर उससे फिर खुद देखेगा कि क्या जो उसका स्टांस, उसकी ओपिनियन थी, वो हमने जो उसको दोनों जो दो ऑपोजिंग पर्सपेक्टिव के दरमियान जो हमने उसे इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे आर्गुमेंट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेटिव हैं और अनबायस्ड हैं, और उसके बाद वो देखेगा कि क्या उसकी जो स्टांस, उसकी ओपिनियन है वो वैलिड है या नहीं वैलिड। फॉर एग्जाम्पल, इसका अगर हम ऐसे की एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स आर नाइदर गुड नॉर बैड। अब देखें इसके अंदर आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको एक्सपेरिमेंट्स का बताना पड़ेगा कि एनिमल्स की लाइफ इससे ख़राब हो रही है। एनिमल्स की जो आप कह सकते हैं कि वो भी लिविंग थिंग्स हैं और उनके साथ इस तरह के मतलब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो एक क्रूअल थिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें, हम एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तभी हम लोग जो मेडिसिन हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं, वो हम ह्यूमंस पे अप्लाई कर सकते हैं। हम डायरेक्टली ह्यूमंस पे तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना। तो इस तरह से आपको दोनों साइड्स के गुड और बैड दोनों के पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, और रीडर जो है फिर वो अपना खुद देखेगा कि उसकी ओपिनियन जो है, जो उसने क्रिएट की हुई है, क्या वो ठीक है, वैलिड है या नहीं वैलिड। अगर हम कॉज और इफेक्ट एसेस की बात करें तो ये आपको नाम ही पता चल रहा है कि कॉज आपको पहले बताना पड़ेगा, देन आपको उस कॉज का इफेक्ट बताना पड़ेगा कि क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देखें जी, राइटर्स एबिलिटी टू कनेक्ट रीजंस, थिंग्स हैपन एंड कॉन्सिक्वेंस दे माइट हैव। देखें कोई भी चीज़, हमें रीजंस, हमें कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है रीजंस के दरमियान, कि कोई काम हुआ है, कुछ मतलब कोई चीज़ जो है या कोई वाक़या जो है रूनुमा हुआ है या हुआ है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं या क्या हो सकते हैं। मीन्स के कोई भी अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी बात करें कि कोरोना वायरस आई हुई है, तो अब देखें थिंग्स हैपन, कोरोना वायरस आ गई, अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं या क्या और फर्दर इसके जो इफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। आपने इस तरह से डिस्कस करना है कि कुछ हुआ है, कि अगर या कुछ हुआ है, व्हाई एंड हाउ सम इवेंट हैपेंड एंड व्हाट रिजल्टेड फ्रॉम द इवेंट, कि अगर कुछ हुआ है कैसे हुआ है और उसका रिजल्ट क्या है। जो भी हुआ है, जो भी इवेंट है, जो भी आप कह सकते हो एक्सपीरियंस है वो हुआ है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। जब इस तरह के ऐसे आए कि आपसे कॉज पूछा जाए कि ये हुआ है, अब उसका इफेक्ट क्या होगा, या ये हो सकता है और इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, तो ये होते हैं कॉज और इफेक्ट में। इसमें आपको पहले बतानी पड़ती है रीजंस, आपको पहले बताना पड़ता है कि आप कह सकते हैं कि कोई भी इवेंट हुआ, आप बहुत उसके अंदर जो है वो रीजंस बताएंगे, कुछ हुआ तो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और देन आप उसका इफेक्ट बताओगे, स्पेसिफिक्स बताएंगे कि क्या हुआ और किस तरह से हुआ, ये क्या हो सकता है फर्दर इसकी वजह से, जो कुछ हुआ उसकी वजह से, और फर्दर अब क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। देखें जी, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर इवेंट्स, आप दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स का रिलेशनशिप इसी तरह से बता सकते हो कि ये हुआ, अब इसका इफेक्ट है कि ये भी होगा और ये भी होगा, या ये और ये हुआ और इसका इफेक्ट ये है कि अब ये भी हो सकता है। एन इफेक्ट an effect essay discuss what happens after a specific event, means कि एक specific event हुआ है और अब उसके बाद क्या होगा, ये क्या और हो सकता है उस इवेंट के रिजल्ट में, उसके कॉन्सिक्वेंस में। अब यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छी एग्जांपल एक दी है, व्हाई अ वोल्केनो इरप्ट्स एंड व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, मींस के पहले आप बताएंगे कॉजेज क्या हैं एक वोल्केनो की इरप्शन के, किस किस रीजन की वजह से वोल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ। अब बाद में फर्स्टली आप ये डिस्कस करेंगे इतना पार्ट ऐसे का, देन आप लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स, कि जब एक वोल्केनो इरप्ट हो गया, जो जो उसकी रीजंस थी वो आपने बता दिया, अब आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे, आप उसके रिजल्ट्स बताएंगे कि उसकी इरप्शन के बाद जो होता है वो कौन क्या क्या कुछ हुआ, किस किस तरह से हुआ। फिर आप ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिस्कस करते हैं कॉज और इफेक्ट में, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब उसके रिजल्ट में क्या क्या हो सकता है, ये चीज़ें डिस्कस करते हैं हम कॉज और इफेक्ट एसेस में।
अगर हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे की बात करें तो इसके अंदर है कि हमारा जो कंपोजिशन होती है, जो हमारी राइटिंग होती है, वो कंसंट्रेट करती है दो पॉइंट्स के ऊपर, और वो पॉइंट्स कौन कौन से, एक कंपेयर होता है और दूसरा कंट्रास्ट होता है। कंपेयर में हम लोग सिमिलैरिटीज कंपेयर कर लेंगे और कंट्रास्ट में हम लोग डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों हम लोग जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान, 2 इवेंट्स के दरमियान, 2 एक्सपीरियंसेस के दरमियान, 2 चीज़ों के दरमियान, किसी भी चीज़ के दरमियान, मीन्स के हमें कंपेयर और कंट्रास्ट के लिए एटलीस्ट 2 थिंग्स की ज़रूरत होती है। हम 2 से कम चीज़ों में कंपेयर और कंट्रास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सिमिलैरिटीज डिस्कस करनी है 2 चीज़ों की कौन कौन सी हैं, और देन आपने उनके डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं, तो इसलिए आपके पास एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होंगे तो आप उनका कंपेयर और कंट्रास्ट करोगे। जिस तरह साइंस और आर्ट्स का ऐसे आप ले लें कि आप साइंस का कंपेयर एंड कंट्रास्ट करेंगे आर्ट्स के साथ, के साइंस के कौन कौन से आप कह सकते हैं कि जो है वो आप कह सकते हैं कि गुड पॉइंट्स कौन कौन से हैं साइंस पढ़ने के, देन आप डिस्कस करोगे आर्ट्स पढ़ने के गुड पॉइंट कौन कौन से हैं। फिर आप डिस्कस कर सकते हो कि साइंस की वजह से हमें कितनी, या अगर हम जॉब की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, तो साइंस से ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन हमें मिलेगा या आर्ट्स से मिलेगा। मीन्स कि इस तरह 2 चीज़ें होंगी तो आप इनका कंपेयर और कंट्रास्ट करोगे। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है साइंस और आर्ट्स में, डिफरेंसेस क्या क्या है साइंस और आर्ट्स में। और दूसरी एग्जांपल है डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। इन दोनों को आप बताओगे डेमोक्रेसी क्या है, किस तरह से होती है, डिक्टेटरशिप जो है ये क्या है, ये किस तरह से होती है, किस तरह इफेक्ट क्या है इनका। आप बता सकते हो कि डेमोक्रेसी के कॉजेज क्या क्या है और इफेक्ट्स क्या है, और डिक्टेटरशिप के कॉजेज क्या हैं और इफेक्ट क्या है, क्योंकि आपने कंपेयर और कंट्रास्ट बताना ना। सिमिलैरिटीज बतानी है कि डेमोक्रेसी किस तरह से सिमिलर है डिक्टेटरशिप के साथ, और किस तरह से ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये डिफरेंट हैं एक दूसरे से। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की अगर हम बात करें तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर क्या होता है कि हम एड्रेस करते हैं कंट्रोवर्शियल इश्यूज को, which are in which there is an evident disagreement. An argument is a position combined with its supporting reasons. इसके अंदर क्या है कि writing requires student to investigate the topic. आप लोगों को अगर आप argumentative essay के लिखना चाह रहे हैं या आपको टॉपिक मिला है तो इसमें क्या है कि आपको पहले टॉपिक को अच्छी तरह से खुद रीड करना होगा, इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स, उससे रिगार्डिंग हर किस्म की डिटेल आपके पास होनी चाहिए। कलेक्ट, जनरेट एंड इवैल्यूएट एविडेंसेस एंड एस्टैब्लिश अ पोजीशन। जब आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, आपके पास एविडेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारा होगा इस अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करना कि हम लोग किस जो है वो स्टांस पे खड़े हैं, हम कौन सी साइड पे जाना चाह रहे हैं, हम कौन सा आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट बना रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट बना रहे हैं। फिर हम अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करेंगे जब हमारे पास तमाम मटेरियल जो है वो कंप्लीट या गैदर कर चुके हैं। हम कंट्रोवर्शियल इश्यूज डिस्कस करते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में, और जाहिर सी बात है जब आपका आर्ग्यूमेंट वैलिड सिर्फ इसी सूरत में होगा जब आपके पास सपोर्टिंग रीजंस होंगी, जब आपके पास सपोर्टिंग डिटेल्स होंगी, जब आपके पास अपनी जो बात आप कह रहे हैं, जो आर्ग्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स और फिगर्स होंगे आपके पास। और आपने आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में क्या करना होता है, आपने आर्ग्यूमेंट देना होता है परसुएड करने के लिए अपने रीडर को। आप आर्ग्यूमेंट इसलिए देते हैं ना कि आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, जब आप किसी के साथ अगर आप बहस भी कर रहे हो तो उसके अंदर आपका मकसद क्या होता है, आपका मेन पॉइंट होता है कि आप जिस टॉपिक पे बहस कर रहे हैं आप उसके ऊपर अपने रीडर को परसुएड करें, उसे अपने पॉइंट पर लेके आए। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में भी यही होता है कि आप पॉइंट जो स्टांस जो पोजीशन आपने ली है, आपकी कोशिश ये है कि आपका रीडर उसी पर परसुएड हो जाए, उसी पर आ जाए, उसी पॉइंट पर आ जाए जिस पॉइंट पर आप खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ऑन जेंडर इश्यूज, अगर हम जेंडर इश्यूज की बात करें कि हम मतलब आपको कोई भी जेंडर इश्यूज के ऊपर ऐसे आ जाता है तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आप लोग इजीली लिख सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि अगर हम वो फीमेल और मेल के इशू डिस्कस कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ मेल एंड फीमेल डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप आर्ग्यूमेंट बनाएं अपना कि आप किसको सपोर्ट करें, मेल को सपोर्ट करें, या फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ वुमेन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, या आप जो हो वो इस चीज़ के अगेंस्ट हो। तो इसके ऊपर आप पहले इन्वेस्टिगेशन करें फुल, आप तमाम जो इवेंट्स आपको लगते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करके एविडेंसेस कलेक्ट करें, अपनी पोजीशन एस्टैब्लिश करें, और फिर राइट इस तरह से करें, उन इवेंट्स को इस स्टाइल में राइट करें कि आप परसुएड कर सकें अपने रीडर को आपके आर्ग्यूमेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज क्रिटिकल एसेस। क्रिटिकल एसेस में क्या होता है, यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं एनालाइज स्ट्रेंथ और वीकनेस की एंड मेथड्स ऑफ समवन एल्स वर्क। मींस के अब यहाँ पर आप ऑलरेडी एक राइटिंग हो चुकी है, आपने क्या करना है, उसे क्रिटिसाइज करना है। आपने देखना है कि उस
राइटिंग के अंदर जो मेथड चूज किया गया है वो सही था, या कोई और मेथड अगर चूज किया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। किसी और के वर्क की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, आपको क्या चीज़ उसकी राइटिंग में अच्छी लगी है और क्या आपको उसकी राइटिंग में लग रहा है कि इसके अंदर फर्दर उसे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए जो भी राइटिंग है जिसके ऊपर आप क्रिटिकल ऐसे लिख रहे हो, क्या होगा कि आपको पहले ब्रीफ ओवरव्यू चाहिए होगा, तमाम मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि हमने जो राइटिंग आपको दी है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, शेक्सपियर प्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ ओथेलो हाउ, मीन्स के अब इसके लिए आपको पहले ओथेलो पढ़ना चाहिए, कंप्लीट पढ़ा हो आपने, आपको पता हो ओथेलो क्या है, उसने किस तरह से परफॉर्म की, किस किस्म का कैरेक्टर था, आपको ये चीज़ पता होगी, देन ही आप जो वो एक ब्रीफ ओवरव्यू दे सकोगे ओथेलो का, और देन आप उसके मेन पॉइंट्स क्रिएट करेंगे कि ये मेन पॉइंट्स हैं, एनालाइज करेंगे वर्क का मीनिंग, कि मीनिंग जो भी राइटिंग थी उसका मीनिंग क्या था या किस तरह से था, किस लिए क्रिएट किया गया, कैसे क्रिएट किया गया। डिस्कस हाउ वेल ऑथर अकॉम्प्लिशेस हिज और हर गोल, कि अगर जो है वो प्रेजेंट किया गया है कैरेक्टर ओथेलो का, वो अगर बुरे तरीके से प्रेजेंट किया गया है या एज अ विलन प्रेजेंट किया गया, मतलब एंटी प्रोटैगोनिस्ट या प्रोटैगोनिस्ट के तौर पे अगर प्रेजेंट किया गया है, तो क्या ऑथर ने अपने जो गोल था, उसका जो एम था वो अचीव कर लिया है, या वो गोल और वो एम जो है वो आपको लगता है कि उसने अचीव नहीं किया, या अगर उसने ओथेलो को एज अ प्रोटैगोनिस्ट जो है वो क्रिएट किया है या प्रेजेंट किया है, तो फिर आप लोग जो है वो किस तरह से अपने जो क्रिटिकल ऐसे होता है ये आप लिख सकते हैं किसी भी स्टोरी के बारे में, किसी भी बुक के बारे में, पोइम, मूवी, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट के बारे में, मतलब किसी भी चीज़ में जिसमें आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप उसके बारे में उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रहे हैं, आप जो हो उसके बारे में जो हो बता रहे हो कि जो राइटर ने जिस गोल से या जिस एम से लिखा था, क्या राइटर ने वो अपना एम और गोल जो है वो कंप्लीट किया है या नहीं किया। तो मीन्स इस तरह की जब चीज़ें आपने बतानी होंगी, किसी भी चीज़ की स्ट्रेंथ वीकनेस बतानी है, किसी भी मतलब स्टोरी की, नॉवल की, पोएम की, मूवी की या किसी और वर्क की, किसी और ऐसी राइटिंग की जो किसी और ने लिखी हुई है, आप उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रहे हो, आप उसके वर्क को एनालाइज कर रहे हो, आप बता रहे हो कि राइटर ने वो गोल अचीव किया जो वो अचीव करना चाह रहा था या उसका एम था, क्या उसने वो एम अचीव कर लिया या नहीं किया, और उसको किस तरह से वो बेहतर तरीके से या डिफरेंट तरीके से और कर सकता था। तो वो तमाम चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं क्रिटिकल ऐसे में। अगर अब हम बात करें कि हम कौन से, बेटा हर ऐसे का स्टाइल या आपकी राइटिंग का स्टाइल जो है डिपेंड करता है कि आप ऐसे को किस तरह से स्टार्ट करते हो। आप डिफरेंट तरीकों से ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो। आप चाहें तो डेफिनेशन से स्टार्ट करें, मीन्स कि कोई टॉपिक आपको दिया गया है, आप पहले उसकी डिफाइन करें उसको कि वो वर्ड कहाँ से निकला है, उसको आप कह सकते हैं कि उसकी डेफिनेशन दें, उसकी फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दें, फिर आप उसके बाद फर्दर उसके ऊपर काम करें। आप बैकग्राउंड से भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, मीन्स कोई टॉपिक आपको मिला तो पहले आप उसका बैकग्राउंड दें कि फर्स्ट टाइम ये वर्ड कब यूज होना स्टार्ट हुआ, ये वर्ड आप कह सकते हो पॉइंट किसने किया था, ये वर्ड जो है वो आप कह सकते हैं कि मतलब कि किस सेंस में जो है वो यूज हो रहा है। या अगर कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कश्मीर की, तो हम कह सकते हैं कि कश्मीर जो है ये जब अलग एक स्टेट थी, जब पाकिस्तान और इंडिया, या जब एक जो हम कह सकते हैं पार्टीशन हुई सब कॉन्टिनेंट की, तो उसमें कश्मीर ने किसका साथ लिया, उसने सेपरेट जो है वो खड़ा होना स्टार्ट किया। ये कश्मीर का जो आप कह सकते हैं उस टाइम जो रूलर था उसने क्या डिसीजन की। तो आप बैकग्राउंड से स्टार्ट करेंगे इस तरह से, अगर आप चाहें तो आप मतलब टॉपिक को बैकग्राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, मीन्स के। लेकिन कोटेशन जो है वो आपने ऐसे ही नहीं डाल देनी कि मैं कोटेशन से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। आप कोटेशन उस सूरत में यूज़ करेंगे जब आपको पता होगा कि आपकी ये कोटेशन जो है वो आपकी राइटिंग के साथ मैच हो रही है, जो आपने एक अपना स्टांस पोजीशन रखनी है राइटिंग में, या फिर जो आप कह रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि आप कोई ऐसा टॉपिक आपका है जिसके ऊपर आप लोग को वो कोटेशन जो है बिल्कुल फिट जा रही है, आप वो जो कोटेशन है वो आपके टॉपिक के साथ बिल्कुल मैच हो रही है, तो फिर आप कोटेशन से अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। सरप्राइजिंग स्टेटमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी आपको टॉपिक दिया गया है तो आप उसके ऊपर पहले एक इस किस्म की इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग स्टेटमेंट बनाएं जो आपके रीडर को रीडर का इंटरेस्ट जो है वो कैच करे। आपका रीडर जो है वो स्टेटमेंट की वजह से अपना आपका जो ऐसे है वो रीड करना स्टार्ट कर दे। लेकिन ये सरप्राइजिंग स्टेटमेंट भी आप लोगों ने वैलिड बनानी है। ये जो आपका सरप्राइजिंग स्टेटमेंट होगी ये वैलिड होनी चाहिए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ये सोच समझ के आपको लिखनी पड़ेगी। एनेक्डोट होता है जब हम लोग अपनी कोई लाइफ का इवेंट जो होता है वो हम लोग उसको शेयर करते हैं किसी के साथ, मीन्स कि आप बीती कह सकते हैं आप इसको। तो आप हो सकता है कि अगर आपने अब्यूज़ या के ऊपर अगर बात करूँ कि अब्यूज़ के ऊपर आप ऐसे लिखें, तो आप कह सकते हैं कि जब आप आ रहे थे आज भी, या कल
आपके साथ ऐसा हुआ कि आप गुजर रहे थे तो आपने देखा कि कोई मालिकन अपने घर में काम करने वाली नौकरानी को बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रही थी, मार रही थी, तो ये एनेक्डोट हो जाएगा। मीन्स कि आपने आप बीती बताई है, ठीक है ना, आपने एक अपने सामने देखी हुई चीज़ जो है वो शेयर की, तो आप ऐसे भी ऐसे का जो है ना आप बीती से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से मैंने आपको पीछे ऐसे दिया है कि एनिमल्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो हार्मफुल हैं या नहीं है, या होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो आप इसका भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या ये वाकई हम कह सकते हैं कि ये जो है ये सही है या नहीं है, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। या रिलीजन इन एजुकेशन के ऊपर अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि क्या हमें रिलीजन एजुकेशन की इजाज़त देता है, ये क्या एजुकेशन हमें रिलीजन को फॉलो करने की परमिशन दे रही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना के भी अपने ऐसे का स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट वेज हैं जिसमें भी आप अपने ऐसे को स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा कि आप जब ऐसे स्टार्ट करें आपको एक एक चीज़ जो है उसके ऊपर पहले से वर्कआउट करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि आपने क्या चीज़ किस तरह से राइट डाउन करनी है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये आपको मैंने यहाँ पे 8 टॉपिक्स जो हैं वो आपको मैंने दिए हुए हैं। आपने एटलीस्ट 3 टॉपिक्स जो हैं वो इन 8 टॉपिक्स में से चूज़ करने हैं और उसके ऊपर आप लोगों ने लिखने हैं ऐसे। यानी कि जब आप लोग अब आएंगे जनवरी में, जब भी आप आते हैं, ये जब भी आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो रीओपन होते हैं, तो आपका जो असाइनमेंट है, जो आपका टास्क है, वो ये होगा कि ये जो आपके पास 8 टॉपिक्स हैं इनमें से कोई भी 3 टॉपिक्स आप चूज़ करेंगे और उसके ऊपर मुझे आपके एसेज जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स जो हैं वो आप ला कर देंगे। और एक और चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये आपको एसेज कहा गया है, तो इसका मतलब एसेज नॉट पैराग्राफ्स। एक ऐसे एटलीस्ट जो है वो आप लोगों का 10 पैराग्राफ्स जो हैं वो उसके अंदर हों, कम से कम 10 पैराग्राफ्स होने चाहिए एक ऐसे के अंदर, और 3 एसेज हर स्टूडेंट जो है वो मुझे सबमिट कराएगा। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.